हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एपी सर इंग्लिश में। फ्रेंड्स, प्रोसीड करेंगे हम लोग सेट नंबर 2 से, क्योंकि सेट नंबर 1 कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये वर्ब टॉपिक का सब टॉपिक नॉन फिनाइट है और नॉन फिनाइट का सेट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजकल सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये इस जो क्वेश्चंस हैं इनमें LIC के भी है, SSC CHSL CGL CPO स्टेनो हर एक एग्ज़ाम के हैं, CDS के हैं, NDA के हैं, बैंक के हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी वर्ब टॉपिक में आए हुए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है आप समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज़ उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको मिल रहा है तो प्लीज़ आपका भी हक बनता है कि आप इसे प्रमोट करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैं तो ये बस यही उम्मीद करता हूँ और एक ही ये मोटिवेशन मेरे लिए हो सकता है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और लाइक बटन जरूर हिट कर दिया करें। कमेंट में अगर लिखना चाहें तो बिल्कुल कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि फ्री हैं आप, कमेंट कई जगह करते रहते हैं तो यहाँ भी कर दिया करें। कैसा लगेगा आपको, कैसा लगता है आपको, या कुछ इम्प्रूवमेंट की आप सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं। मैं हर चीज़ मानने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते लॉजिकल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताता रहता हूँ कि अगर ये दोबारा कभी पूछा जाए, क्योंकि SSC रिपीट तो करती है, आपको पता है SSC आज नहीं तो कल रिपीट करती है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा कभी आए तो उसको आप अच्छे तरीके से कर पाएँ। लिखा है माई टीचर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, हमेशा याद रखिएगा। तो माई टीचर डिड नॉट और डिड के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, भी सही है। तो पार्ट ए में कोई एरर नहीं है, पार्ट बी में भी कोई एरर नहीं है। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी। अब देखिए टू प्रेपोजिशन है, इसके पास वर्ब जो आएगी ING फॉर्म में आएगी, बिल्कुल बात सही है। तो ये जीरन फॉर्म है। अब जीरन के पहले हमेशा जो केस लगता है वो पजेसिव एडजेक्टिव लगता है। ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस मी किसका है, आई का है, और आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लगेगा, जो एरर है वो हमारे पार्ट सी में है। पार्ट सी में एरर क्या है, मी की जगह पर हमको माई का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जीरन के पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, पजेसिव केस का यूज करते हैं। नाउन के पहले एडजेक्टिव का ही यूज तो होता है, आपको पता है ना। तो ये जीरन जो होते हैं वो नाउन बनने का काम करते हैं और नाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। ये यूजिंग इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट टू यूजिंग माई, ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करेंगे सेंटेंस को। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी नहीं होकर क्या हो जाएगा, डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग। अगर ये सेंटेंस में इतना ही होता, आगे ना होता, तब तो मी ठीक था, क्योंकि ये मी क्या हो जाता है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, बात सही बन जाती। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका इतना ऑब्जेक्ट नहीं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यूजिंग है, यूजिंग है ना। और यूजिंग अगर नाउन है तो उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज होना चाहिए था, तो माई होगा इसीलिए, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एरर थी पार्ट सी में थी, यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर सी। रिमूव क्या करना पड़ेगा आपको, मी को, और किसकी मदद से, माई की मदद से। तो माई यहाँ पर लिखना पड़ेगा। माई क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पजेसिव एडजेक्टिव है, किसका, आई का। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, आई का। तो माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई यूजिंग द कैलकुलेटर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टेकन ऑन मतलब कुछ चीज़ ग्रैब करना या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का लेना, उसे बोलते हैं वी हैव टेकन ऑन। वी के सब्जेक्ट है, प्लूरल लेता है हमेशा नेबाद वर्ब। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आई है प्लूरल है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। टेकन ऑन ये फ्रेजल वर्ब है। तो वी हैव टेकन ऑन व्हाट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात खत्म हो गई। तो वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, बिल्कुल अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। एंड अब देखिए एंड के साथ हमारे पास जो वर्ब जुड़ी है, दो जुड़ी हैं, एक तो अरेंजिंग जुड़ी है और दूसरा यहाँ पर सुपरवाइज जुड़ी है। तो हमें पता है एंड जो है एक्यूमुलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है, सेम टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैरी करता है। तो यहाँ पर अगर अरेंजिंग फॉर्म है, यानी ये प्रपोजिशन इन दोनों के लिए कॉमन है। ऑफ के लिए, अरेंजिंग के लिए भी ऑफ कॉमन है और सुपरवाइज के लिए भी ऑफ है। तो अब आपको पता है ऑफ प्रपोजिशन, इसके साथ यहाँ पर तो ING फॉर्म बिल्कुल सही लगा दी गई है, बट यहाँ पर जो ING फॉर्म नहीं है तो इसे ING फॉर्म आपको करना पड़ेगा। सुपरवाइज की जगह पर आपको सुपरवाइजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज की जगह पर सुपरवाइजिंग करना पड़ेगा। इसकी ING फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर।
तब बात सही हो जाएगी। सो पार्ट किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर, और LIC के एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस है। वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सुपरवाइज गलत है, सुपरवाइजिंग सही हो जाएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। लिखा है हैविंग वर्क। अब हमें पता है, कल भी हमने ये बात बताई थी कि हैज़ हैव के साथ वर्क की कोई भी फॉर्म आए उसके साथ वर्क की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिएगा। जो हैज़ हैव की कोई फॉर्म अगर आ रही है, चाहे वो हैज़ हो, चाहे हैव हो या हैविंग हो, तो उसके साथ अगर कोई और वर्ब आ रही है तो वो वर्क की थर्ड फॉर्म में आएगी। तो हैविंग वर्क ना होकर क्या हो जाएगा? हैविंग वर्कड हो जाएगा। पार्ट ए में एरर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैविंग वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मिस्टर राव इज द आइडियल सिचुएशन टू टेक ओवर एज चेयरमैन, बिल्कुल सही हो जाएगा। सो किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर ए। वर्क को रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ वर्कड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, बिल्कुल बात सही है। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में क्या कोई एरर है, ज़रा बताइए। अच्छा, अगर आप अपनी तरफ से एरर फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करें, पहले पढ़ लिया करें सेंटेंस और फिर डिटेक्ट करने की कोशिश करें एरर। अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो, और ऐसा करना आपके लिए बेहतर ही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो पॉज करके आप एरर खुद डिटेक्ट करने की कोशिश किया करें। आप खुद अपनी एरर चेक करेंगे और फिर बाद में मेरे से मैच करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन। अब देखिए सेंटेंस को पार्सिंग करते हैं हर एक चीज़ की। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई। अब देखिए यहाँ पर फेलिंग जो दे वर्ब दे रखा है, ये क्या है? जीरन फॉर्म दे रखा है, क्योंकि प्रिपरेशन के बाद वर्ब की जीरो ING फॉर्म आती है, जीरन बनने का काम करती है। अब ये जीरन नाउन होता है, नाउन से पहले वजह से एडजेक्टिव लगा है, बिल्कुल बात सही है। अगर यहाँ पर मी लिखा होता तो गलत हो जाता। तो यहाँ तक कोई एरर नहीं है। इन द एग्जामिनेशन, इन प्रिपरेशन है, एग्जामिनेशन उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स सेंटेंस गोज नो एरर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कोई एरर है? नहीं एरर है। और ये है UPSC CDS एग्जाम 2012 का, 2012 में पूछा गया CDS एग्जाम का है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि मेरा फेल होना एग्जाम में, है ना। मेरे फेल होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है एग्जाम में। मैं किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकता हूँ, ये कहना चाह रहा है ना। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ माई फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस गोज नो एरर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ओवर हेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। 5th में लिखा है मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन। अब ध्यान दीजिएगा, पे अटेंशन टू होता है, ये बात समझिएगा ना। पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू का मतलब क्या होता है? टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, है ना। टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, पे अटेंशन टू। अब देखिए, पे अटेंशन टू प्रपोजिशन है यहाँ पर। अब प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के साथ वर्ब की ING फॉर्म आएगी। सीइंग फिल्म से बिल्कुल सही है। फिर लेकिन आपको पता है रादर देन के साथ वर्ब की V1 फॉर्म आती है, कौन सी? बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आती है ना, बेयर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव नहीं, यहाँ पर टू लगा रखा है। अगर टू लगा रखा है तो इसी टू को हमें रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर टू को रिमूव कर देना पड़ेगा, क्योंकि रादर देन के साथ यहाँ पर क्या आएगा? बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आएगी। बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म बोले तो यहाँ पर एक होती है इन्फिनिटिव, जैसे फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो इन्फिनिटिव को हम 2 + V1 बोला करते हैं ना हम लोग। और बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ V1 रहेगी, उसका 2 नहीं रहेगा। बेयर का मतलब होता है विदाउट, है ना। बेयर की स्पेलिंग होती है BARE, है ना, बेयर, और आई का इन्फिनिटिव। तो बेयर मीन्स विदाउट। तो विदाउट 2 जो वर्ब होगी वो यहाँ पर लगेगी। तो विदाउट 2 यानी कि 2 + V1 लगती है, और तो V1 यहाँ पर सरेंडर दे रखा है, 2 उड़ा दो आप। तो किस पार्ट में एरर है? पार्ट सी में एरर है। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर सी, रिमूव 2, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक एक सेट करके हम लोग धीरे धीरे करेंगे और सारे सेट सॉल्व कर डालेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने कहा, क्या बच्चों ने कहा? द चिल्ड्रन सेड दे वुड स्टार्व, वो भूखे मर जाएंगे। स्टार्व में से भूखे मरना होता है ना, स्टार्व। रादर देन, अब देखिए फिर से आ गया रादर देन के साथ यहाँ पर वर्ब की V1 फॉर्म आती थी, किस फॉर्म में आनी चाहिए? बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आनी चाहिए। आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा और अच्छे से मैंने पढ़ाया। और क्यों बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, मैं हर चीज़ रीज़न बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, रटाता नहीं, रूल नहीं है कोई, ध्यान दीजिएगा। द चिल्ड्रन सेड दे वुड स्टार्व रादर देन सरेंडर, टू सरेंडर गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर पार्ट सी में एरर है। यू मस्ट गो विद द ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा 2 को। अगेन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यू शुड हैव यूज द मनी, आपको पैसा यूज करना चाहिए था, आपको पैसे का उपयोग करना चाहिए था।
शुड हैव दे रखा, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब आपने उपयोग नहीं किया, ये तो मीनिंग कह रहा है ना। मोडाल में जो हमारे मोडाल के साथ हेल्प, वो क्या बोलते हैं, हैव की अगर कोई फॉर्म आती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है जो फ्यूचर में नहीं हुआ है, एक्चुअल में होना चाहिए था बट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यू शुड हैव यूज द मनी, आपको पैसा यूज़ करना चाहिए था यार, पैसे का उपयोग करना चाहिए था फॉर पेइंग योर डेब्ट्स, अपने कर्ज को पे करने के लिए। इंस्टेड ऑफ, अब आपको पता है इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है इन द प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, इन द प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, इंस्टेड ऑफ। और इंस्टेड ऑफ ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो बाई ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। कितना आसान है अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो यहाँ पर बाइंग लिखिए, क्या हो जाएगा, बाइंग हो जाएगा। तो इसे आईएनजी फॉर्म बना दीजिए, बाइंग, BUING, बाइंग हो जाएगा। बाइंग अ मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल खरीदने के बजाय आपको पैसा यूज करना चाहिए था कहाँ पर, अपना कर्ज पे करने में। तो ये बात कही जा रही है। SSC DEO एग्जाम 2012 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस इन द रिसेंट अर्थक्वेक। अब समझिए आया, यहाँ पर लिखा है दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल। शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय शेल्टर लेना इस एक स्कूल में। तो किस चीज़ से वंचित हो गए थे, वंचित हो गए थे, वंचित उन्होंने किया नहीं था। अगर वंचित हो गए थे दैट मीन्स ये जो हमारे दे हैं, ये जो दे प्रोनाउन है, ये जो लोग हैं ये रिसीवर है उस एक्शन के। अगर ये रिसीवर है उस एक्शन के तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होना चाहिए था, और सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पार्टिसिपल का सेंटेंस है। मैंने बताया था ना कि हर एक पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट और रेफरेंस होता है जो कि सेकंड क्लॉज में बैठा होता है। तो इस हैविंग का दे हो जाएगा। अब इसी दे को अब अगर हैविंग के पहले रखेंगे तो सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। दे हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ, इसका मतलब है दे हैड डिप्राइव्ड ऑफ। अब दे हैड डिप्राइव्ड ऑफ गलत हो जाएगा, दे हैड बिन डिप्राइव्ड ऑफ सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, बिन होना चाहिए था। कहाँ पर, पार्ट ए में, यहाँ पर बिन होना चाहिए था। फिर से बता दे रहा हूँ, पार्ट ए में यहाँ पर बिन होना चाहिए था, बिन, और बिन लगाने से सेंटेंस सही हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। इसे मैंने बहुत ही डिटेल में पार्टिसिपल में पढ़ाया है कि कैसे पार्टिसिपल बनता है और कैसे उससे ब्रेक किया जाए सेंटेंस में, मतलब एक्यूरेसी लाने के लिए। तो हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेज इन द रिसेंट अर्थक्वेक दे हैड नो अदर ऑप्शन बट टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल। ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी एरर, है ना। आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या ऐड करना है, बिन ऐड करना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। हैविंग बिन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगर कोई डाउट है आपके अंदर या कुछ पूछना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लिखा है हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है अप्रूवल देना। ध्यान दीजिएगा, अप्रूव के दो मीनिंग होते हैं। एक तो अप्रूव मीन्स होता है अलाउ करना, दूसरा अप्रूव ऑफ का मतलब होता है अप्रूवल देना, है ना, मतलब सहमति देना। तो हर मदर डज नॉट अप्रूव। अब देखिए, हर सब पजेसिव एडजेक्टिव, मदर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट में यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, और डू डज के बाद वर्ब की वी1 फॉर्म आती है, अप्रूव बिल्कुल सही, अप्रूव ऑफ एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। तो हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर टू गो। अब देखिए, अप्रूव ऑफ के साथ यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए थी वो आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, इन्होंने इन्फिनिटिव फॉर्म लगा दिया है। तो पहले तो आप टू को उड़ाइए, और टू को जैसे उड़ाओगे तो ऑफ के साथ यहाँ पर ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर गोइंग आएगा। ऑफ के अकॉर्डिंग जैसे ही गोइंग आया तो गोइंग हो गया जीरंड, और जीरंड से पहले कौन सा केस लगता है, पजेसिव केस लगता है, जो कि हर पजेसिव केस दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर एरर ये होना चाहिए था, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आपको जाना पड़ेगा। हर मदर डज नॉट अप्रूव ऑफ हर गोइंग टू दी पार्टी, हर गोइंग टू द पार्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर गोइंग टू द पार्टी विदाउट ड्रेसिंग फॉर्मली, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विदाउट के साथ देखो फिर से अगेन आईएनजी आ जाएगा, क्योंकि विदाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बिल्कुल बात सही है। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर बी। आपको टू हटाना पड़ेगा, पहले टू हटाइए फिर गो को गोइंग करिए, क्योंकि गोइंग किस लिए करेंगे, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अच्छा, जैसे मैंने कहा ये गोइंग करूँगा तो ये नाउन बन जाएगा, नाउन जो है जीरंड होते हैं ना, जीरंड नाउन होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस नाउन से पहले पजेसिव केस लगेगा, तो हर पजेसिव केस है यहाँ पर। पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि हर अपने आप में ऑब्जेक्ट भी होता है और हर अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, ये बात याद रखिएगा।
तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट। ये सेंटेंस कॉजिटिव वर्ब का है। कॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो खुद एक्शन नहीं करती है, एक्शन होने का कारण बनती है, यानी एक्शन काम करवाती है। तो इस केस में मैंने बता दिया, इसका केस पढ़ा चुका हूँ। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, यहाँ पर नॉन लिविंग है, इसको सर्टिफिकेट को अटेस्ट करेगा कोई और करेगा, तो यहाँ पर अटेस्ट ना होकर क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, अटेस्टेड होना चाहिए था। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड, क्या होना चाहिए था, अटेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा, अटेस्टेड हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड। अब आपको पता है प्रोहिबिट आ जाए, रिफ्रेन आ जाए, सॉरी प्रोहिबिट आ जाए, प्रिवेंट आ जाए, रिफ्रेन आ जाए, इनके साथ फ्रॉम आता है प्रपोजिशन, है ना। तो प्रोहिबिटेड, अब ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, आर पैस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्रोहिबिटेड यहाँ पर मेन वर्ब है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है क्योंकि स्टूडेंट्स को रोका गया, स्टूडेंट खुद नहीं रुके, स्टूडेंट्स को रोका गया, तो रोकने वाला कोई दूसरा होगा, यानी कि पैसिव वॉइस में होना चाहिए। सेंटेंस तो है पैसिव वॉइस में, यहाँ से यहाँ तक का तो पैसिव वॉइस है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड। अब देखो टू ब्रिंग ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले टू हटाइए। अब जैसे टू हटाओगे यहाँ पर क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे, और जैसे ही फ्रॉम लगाओगे तो आपको पता है फ्रॉम प्रपोजिशन है, तो ब्रिंग की कौन सी फॉर्म आएंगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगी, ब्रिंगिंग हो जाएगी, है ना, ब्रिंगिंग। तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम ब्रिंगिंग, 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 ये हो जाएगा, है ना। तो किस पार्ट में एरर है, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। पार्ट 11 का पार्ट बी में एरर है, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर बी। टू ब्रिंग की जगह पर फ्रॉम ब्रिंगिंग करिए यहाँ पर, है ना, फ्रॉम ब्रिंगिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है टू क्लाइम डाउन, ये इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम कर जाती है, बिल्कुल बात सही है ना। तो to clamp down on illegal mining that loses money for the exchequer, local people need to empowered, अच्छा need to empowered, आपको पता है ना, local people need to, अब टू प्लस B1 आना चाहिए था, यहाँ पर टू के साथ जो आती है वर्ब वो B1 आती है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव वाला फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता होना पड़ेगा, या पता करना पड़ेगा, या पता होना चाहिए कि कहाँ पर टू प्लस B1 इन्फिनिटिव वाला टू है, या फिर कहाँ पर टू प्रपोजिशन वाला टू है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव वाला टू है, कैसे पता चलेगा, मैंने हर चीज़ बता दिया है क्लास में, आप उसे रिवीजन करिए कॉपी को, जैसे आप पेज देखेंगे तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। तो टू क्लैम्प डाउन ऑन इलीगल माइनिंग दैट लॉसेस मनी फॉर द एक्सचेकर, लोकल पीपल नीड टू एम्पावर्ड ना होकर क्या हो जाएगा, एम्पावर हो जाएगा, एम्पावर, EM, यानी B1 फॉर्म आनी यहाँ चाहिए, यहाँ पर D फॉर्म दे रखा है, इसको हटा दो, एम्पावर लिखो, है ना, EMPOWER, एम्पावर, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगी वो B1 फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर जो लिख रखा है उन्होंने D फॉर्म ले रखा है, और टू के साथ D फॉर्म कभी नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा, एज अ वर्ब कभी नहीं आएगी, है ना। तो टू क्लैम डाउन ऑन इलीगल माइनिंग दैट लूजेस मनी फॉर द एक्सचेकर, लोकल पीपल नीड टू एम्पावर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आंसर होगा, बताइए। लिखा द लॉयर आस्क्ड इफ़ इट वाज वर्थ। अब आपको पता है जैसे वर्थ आ जाए एग्जाम में, है ना, सेंटेंस में जैसे वर्थ जैसे वर्ड आ जाए, वर्थ आ जाए, अवॉइड आ जाए, माइंड आ जाए, है ना, अवॉइड जैसे बोलते हो, अवॉइड आ जाए, माइंड आ जाए, है ना, इस टाइप के वर्ड आ जाए, माइंड आ जाए, मैं बोल देना, जैसे गिवन अप आ जाए, डिनाई आ जाए, इंजॉय आ जाए, वर्थ आ जाए, इनके साथ वर्ब की ING फॉर्म आती है, तो वर्थ टू टेक ना होकर क्या हो जाएगा, वर्थ टेकिंग हो जाएगा, वर्थ टेकिंग हो जाएगा। जैसे कि अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, इनके साथ वर्ब की ING फॉर्म आती है। इंसिस्ट के साथ क्या आता है, इंसिस्ट के साथ जैसे ऑन आता है, परसिस्ट के साथ इन आता है, इनके साथ ING फॉर्म आती है। सक्सीड के साथ इन आता है, इसके साथ ING फॉर्म आती है। तो इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीज़ें, है ना। तो द लॉयर आस्क्ड इफ़ इट वॉज वर्थ टेकिंग, वर्थ टेकिंग, टू टेक ना होकर क्या हो जाएगा, वर्थ टेकिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, है ना। यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर बी, टू टेक की जगह पर आपको टेकिंग लिखना पड़ेगा। द मैटर टू कोर्ट, SSC टियर फर्स्ट यानी CGL टियर फर्स्ट का है, पूछा गया है एग्जाम 2011 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिखा द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज, अच्छा फूड कंपनीज़ का जो भविष्य है उसकी बात की जा रही है। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज स्कीम सीम्स लिखा है, सीम्स क्वाइट सिक्योर, ओड टू क्या होता है, ओइंग टू होता है, के कारण, है ना, के कारण होता है, ओइंग टू,
के कारण जैसे बोलते हो। तो O2 नहीं, O2 एक वर्ड होता है, जैसे मैं बोलूँ O2, तो O2 का मतलब होता है आभारी होना, रेडी होना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ आई ओ टू यू, है ना, तो इसका मतलब मैं आपका रेडी हूँ, आपका आभारी हूँ, इस टाइप से। तो O2 यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ओइंग टू हो जाएगा, प्रिपोजिशन देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ओइंग टू, OWING, आपने पढ़ रखा होगा ओइंग टू या ड्यू टू, इस टाइप से, तो वही वाला ओइंग टू होना चाहिए था। पर O2 ना होकर क्या हो जाएगा, ओइंग टू हो जाएगा। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर ओइंग टू, किसकी वजह से, के कारण की वजह से, ओवर ग्रोइंग डिमांड, है ना, बढ़ती हुई डिमांड के, सॉरी एवर ग्रोइंग डिमांड, मैंने ओवर बोला है, आई एम सॉरी, एवर ग्रोइंग डिमांड। The future of food companies seem quite secure owing to ever growing demand. ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। अब देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, कैसे करेंगे। सेंटेंस में पार्सिंग कर देता हूँ, ही सब्जेक्ट हो गया, थिंक्स मेन वर्ब हो गया, थिंक्स हिमसेल्फ व्हाट, थिंक हिमसेल्फ व्हाट अ स्कॉलर। अब अगर व्हाट दे रहा है तो इस समय यहाँ पर कोई नाउन फ्रेज होना चाहिए था। एज आपको पता है यहाँ पर कंजंक्शन बनने का काम नहीं कर रहा है, एज एडवर्ब यूज किया गया है। एडवर्ब अगर मैं बात करूँ तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगी। एडवर्बियल फ्रेज किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं हो, सॉरी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ पर एज हटाना पड़ जाता है, आपको पता है। और आपने रट भी लिखा होगा, ऐसे रट लिया होगा, या फिर आपने लिखा भी होगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा कि थिंक हो गया, नोटिस हो गया, इनके साथ हम एज नहीं लगाते हैं। इलेक्ट हो गया, इनके साथ हम एज नहीं लगाते हैं। लगता भी है और कहाँ नहीं लगता है, कहाँ लगता है, ये बात आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एज ए नाउन फ्रेज यानी एज ए ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था, और नाउन फ्रेज एज वाला नहीं, क्योंकि एज जो है वो एडवर्बियल फ्रेज बना देती है, और एडवर्बियल फ्रेज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनती है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनती है। यहाँ पर थिंक्स जो मेन वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या है, ही थिंक्स हिमसेल्फ आ ग्रेट स्कॉलर हो जाएगा, एज हटाना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा एज यहाँ से। सो पार्ट सी में एरर है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आर एफर्ट्स आर एम्ड, अब आपको पता है एम्ड के साथ एट आता है ना। एम के साथ ऐसा नहीं एट आता है, एम के साथ फॉर भी आ जाता है, एम के साथ एट भी आ सकता है, एम के साथ टू भी आ जाता है, कुछ भी आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। बट यहाँ पर एम एट ब्रिंगिंग अबाउट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसका एम होना, है ना, गोल जिसे बोलते हैं, टारगेट जिसे बोलते हैं, सॉरी टारगेट, है ना। तो एम एट का मतलब तो टारगेट होना, तो उसका टारगेट क्या है, आर एफर्ट्स, है ना, आर एफर्ट्स आर एम्ड एट हो जाएगा यहाँ पर। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा ये एट होगा, और जैसे मैंने कहा ये एट होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन है, और जैसे ये प्रीपोजिशन हुआ वैसे ये, अच्छा एट प्रीपोजिशन ही होता है, आपको पता है। तो प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर ब्रिंग ना होकर क्या हो जाएगा, अगेन ब्रिंगिंग हो जाएगा, है ना, ब्रिंगिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एट ब्रिंगिंग। तो आर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट रिकन्सिलिएशन। व्हाट डू मीन बाय रिकन्सिलिएशन? रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है पुनर्मेल मिलाप करना, है ना, दोबारा पुनः मेल मिलाप कराना किसी का, उसे रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सी इज़ कॉन्फिडेंट। अब आपको पता है कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है प्रिपोजिशन। कॉन्फिडेंट है तो किस चीज़ को लेकर है, किस चीज़ का कॉन्फिडेंट है, तो सी इज़ कॉन्फिडेंट टू। अब टू नहीं होकर यहाँ पर ऑफ होगा। जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ पर ऑफ आएगा, और जैसे आपने ऑफ लिखा, ऑफ के साथ प्रिपोजिशन है, इसके साथ वर्ब आएगी। अगर आई है तो वर्ब आई है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनिंग हो जाएगा, विनिंग, इस टाइप से समझिएगा, इस टाइप से, है ना, विनिंग हो जाएगा, WINNING, विनिंग। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम। तो कॉन्फिडेंट ऑफ के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, विनिंग। क्यों वर्ब की आईएनजी फॉर्म? क्योंकि प्रिपोजिशन होता है, हर एक प्रिपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं कोई नाउन होते हैं। अच्छा, आईएनजी लिखने से ये जीरन बन जाएगा, और जीरन जो सेंटेंस में नाउन बनने का काम करता है, नाउन जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ऑब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट कब बनते हैं जीरन? जैसे मैंने कहा कि वॉकिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, है ना, वॉकिंग इज़, या फिर जैसे मैंने कहा स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो स्विमिंग क्या है, यहाँ पर जीरन है, आईएनजी है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ना, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इन स्पाइट ऑफ, और इसी इन स्पाइट ऑफ के बराबर होता है डिस्पाइट। एग्जाम में क्या क्या एरर कर देते हैं, डिस्पाइट के साथ प्रिपोजिशन ऑफ लगा देते हैं, ये कभी नहीं होगा, इसके ध्यान दीजिएगा। इन स्पाइट ऑफ इक्वल्स टू डिस्पाइट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक मतलब रोड ब्लॉक होने के बावजूद भी,
इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, इन स्पाइट प्रिपोजिशन है, याद रखिएगा। द गॉड्स अलाउड अस, अब ध्यान दीजिएगा, अलाउ समवन टू समथिंग होता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अलाउ के साथ क्या होता है, क्या है, खेल क्या है अलाउ के साथ, ज़रा सा अच्छे से समझिएगा। अगर अलाउ के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया है, अलाउ के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है, अलाउ, क्योंकि अलाउ ट्रांसिटिव वर्ब है ना, तो अलाउ समबडी, तो अलाउ के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आया है तो उसके साथ अगर कोई नेक्स्ट वर्ब आ रही होगी तो 2+B1 फॉर्म में आएगी। 2+B1 यानी कि इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी। लेकिन अलाउ के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, डायरेक्ट कोई वर्ब आ रही है तो वो ING फॉर्म में आएगी। क्यों? क्योंकि अलाउ ट्रांसिटिव वर्ब है, उसको ING फॉर्म बनकर उसको उसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा इस टाइप से। तो इस चीज़ को समझते रहिएगा। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया इस अलाउड वर्ब का, द गार्ड्स अलाउड अस, एंटर की जगह पर यहाँ पर टू एंटर होना चाहिए था। तो किस पार्ट में एरर करेंगे सबसे पहले ये बताइए। पार्ट बी यहाँ से एंड हो चुका है, पार्ट सी में एरर करेंगे, ये बात याद रखिएगा। एंटर है ना, एंटर हो जाएगा क्योंकि टू लगेगा एंटर के साथ, अस के साथ नहीं लगेगा, एंटर के साथ लगेगा। तो इस केस में जो एरर जाएगी वो पार्ट सी में जाएगी, ध्यान दीजिएगा, है ना। यू मस्ट को विद द ऑप्शन नंबर सी, आपको यहाँ पर एंटर की जगह पर टू एंटर लिखना पड़ेगा, टू एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। अच्छा एंटर के साथ इनटू नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। इनटू कब तक नहीं आता है? जब कोई सी प्लेस में एंटर करना हो, और अगर कहीं जैसे समझौते में, एग्रीमेंट में, जैसे दो देश हैं किसी समझौते में एंटर करते हैं, वहाँ पर एंटर इनटू लगा दिया जाता है, बात सही होती है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बैंक्स वर डेवलप्ड, बैंक को डेवलप्ड किया गया था, पैसिव वॉइस में है, डेवलप करने वाले हम आप लोग होंगे। तो बैंक्स वर डेवलप्ड है ना, बैंक सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्पिंग वर्ब, डेवलप्ड मेन वर्ब। डेवलप टू कीप पीपल्स मनी, लोगों का पैसा रखने के लिए डेवलप किए गए थे। कीप मनी, कैसे मनी को कैसे सेफ रखने के लिए। एंड आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टू मेक है और यहाँ पर टू कीप है। अब हमें पता है, ये बात हमें पहले से बताया गया होगा क्लास में, कि जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ दो इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो पहले वाले इन्फिनिटिव तो फुल इन्फिनिटिव यूज होती है, लेकिन बाद वाले इन्फिनिटिव जो यूज होती है वो बेयर इन्फिनिटिव यूज होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ वो B1 फॉर्म में आती है, 2+B1 फॉर्म में नहीं आती है। ये बात पता होगा आपको सभी को, याद करिएगा, रिमाइंड करिएगा अपने, है ना। पेज फिर से पलटिएगा। तो बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप बिल्कुल यहाँ तक सही है, पीपल्स मनी बिल्कुल सही है, सेफ। एंड टू मेक ना होकर क्या हो जाएगा, एंड मेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी में टू हटाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हटाना पड़ेगा, टू हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आपको रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर मेक की बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म मेक ही होती है, टू मेक नहीं होती। टू मेक तो फुल इन्फिनिटिव हो जाएगी, तो टू हटा दीजिए और एरर आपको सही हो जाएगा। सो यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीड इट, बिल्कुल भाई सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए क्या होगा। आई मीन नथिंग, मेरा मकसद कुछ और नहीं था। आई मीन्ट नथिंग लेस देन टू कंपेल, नहीं है, लेस देन के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 फॉर्म आनी चाहिए थी, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आनी चाहिए थे। तो आई मीन नथिंग लेस देन कंपेल यू टू कम, है ना, लेस देन कंपेल यू। टू हटा दो, यहाँ से उड़ा दो, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में लगा दो, बात सही है, B1 फॉर्म दे रखी, कंपेल बिल्कुल सही हो जाएगी। आसान है ना, आपने पढ़ रखा होगा, बेयर इन्फिनिटिव लगेगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन तो आपने हज़ारों बार लाखों बार पढ़ा होगा। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, हमने बताया ना, हर एक पार्टिसिपल का अपना सब्जेक्ट और रेफरेंस होता है, जो कि सेकंड क्लॉज में बैठा होता है। आई है इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट और रेफरेंस, तो इसको पहले उठा के रखो। अगर सेंटेंस सही हो रहा तो सही है, अगर कुछ गलत सेंस आ रहा तो गलत है। तो आई बीइंग अ रेनी डे, क्या मैं बरसात का दिन हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ। दैट मीन्स इस पार्टिसिपल का अपना एक सब्जेक्ट रहा होगा, उसको अलग दे दीजिए, तो इस पार्टिसिपल का अपना सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, पार्ट ए में एरर है, बीइंग के पहले इट बीइंग अ रेनी डे होना चाहिए था। आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका, बारिश का दिन होने के नाते इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। तो डे के लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन आता है वो क्या आता है, इट आता है, डे सिंगुलर है इसलिए इट आया, तो इट लगा दीजिए उसका सब्जेक्टिव यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, पार्ट ए में एरर है, यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा, और बीइंग के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, डमी प्रोनाउन इट लगाना पड़ेगा, जैसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं, इट, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ही इज़ कैपेबल, अब ध्यान दीजिएगा, कैपेबल एक वर्ड एडजेक्टिव होता है, एक एबल एडजेक्टिव होता है। कैपेबल के साथ प्रिपोजिशन ऑफ आता है और एबल के साथ प्रिपोजिशन टू आता है। तो अब आप दोनों का में से कोई भी कर सकते हो। आप चाहे तो इसे कैपेबल को एबल कर दो, दो तरीके से सही कर सकते हो सेंटेंस को, और चाहे अगर कैपेबल रखना चाह रहे हो, क्योंकि एबल के साथ 2+B1 आती है वर्ब, और कैपेबल के साथ
कैपेबल के साथ प्रिपोजिशन ऑफ आता है, और जैसे प्रिपोजिशन ऑफ आया तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बात पता होना चाहिए। तो अब दो तरीके से सही कर सकते हो, चाहे आप कैपेबल लिखा रहने दो तो टू हटाकर डू को आईएनजी फॉर्म डूइंग कर दो, और अगर आप कैपेबल रखना चाह रहे हो, सॉरी हटाना चाह रहे हो, तो उसकी जगह पर एबल लिख दो, एबल के साथ टू डू सही हो जाएगा, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग कर दो, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ और यहाँ पर डू को डूइंग कर देंगे, है ना, आईएनजी फॉर्म। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड मतलब निर्धारित होता है ना। तो ही इज़ कैपेबल टू डू ना होकर क्या हो जाएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग हो जाएगा, या फिर ही इज़ एबल टू डू दिस वर्क, ये दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। डिफिकल्टी इन होता है, डिफिकल्ट टू होता है, ध्यान दीजिएगा। डिफिकल्टी यहाँ पर नाउन है, नाउन कैसे पता चला हमें नाउन है, क्योंकि ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के साथ वर्ब के प्रपोजिशन के साथ नाउन आता है उसका ऑब्जेक्ट बनने के लिए। तो डिफिकल्टी यहाँ पर नाउन है, नाउन के साथ यहाँ पर डिफिकल्टी इन फाइंडिंग होता है, डिफिकल्टी के साथ इन आता है, किसकी समस्या किसी चीज़ में होती है, तो यहाँ पर इन आएगा। और जैसे ही इन आएगा, इन के साथ आपको पता है प्रपोजिशन है, अगर वर्ब आ रही होगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो फाइंड एक वर्ब है और इसकी आईएनजी फॉर्म फाइंडिंग होना जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, कितना आसान है सेंटेंस, कितनी आसान है इंग्लिश। आप बस एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लें अच्छे से क्लास में, तो कितनी चीज़ें आसान हो जाती, कहाँ टफ लग रहा है ना। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग द हाउस, है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई मुझे हाउस को प्राप्त करने में, है ना, फाइंड करने में, पता लगाने में, इस टाइप से। तो वी हैड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग, टू फाइंड ना होकर क्या हो जाएगा, इन फाइंडिंग हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इन फाइंड होता है, ध्यान दीजिएगा। डिफ़िकल्ट टू होता है, डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, जैसे मैं कहूँ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, है ना, आई हैव ग्रेट डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस। अब आपको पता है वैसे तो इस सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं। दो तरीके से कहने का मतलब है, मैंने बताया था कि जब भी सेंटेंस को, हमेशा क्लास में बताता रहता हूँ कि जब भी सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सके, जब भी सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सके, और दोनों तरीके जो हैं, जैसे दो तरीके से कहने मतलब है कि पार्ट ए में भी करेक्शन करने से सेंटेंस सही हो जा रहा है, पार्ट में बी में भी करेक्शन करने से सही हो जा रहा है, तो हमेशा बाद वाले को प्रेफर करिया करें। लेकिन कब, जब वो ग्रामेटिकली और लॉजिकली दोनों तरीके से सही हो, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे पार्ट ए में अगर कुछ करेक्शन कर रहे हैं तो भी ग्रामेटिकली लॉजिकली पूरा सेंटेंस सही हो जा रहा है, पार्ट बी में कुछ एरर कर रहे हैं तो भी ग्रामेटिकली लॉजिकली पूरा सेंटेंस सही हो जा रहा है, तो हमेशा बाद वाले को किया करें, क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट टू राइट पढ़ी जाती है। ये बात याद रखिएगा, बस इतना ही मत सुन लीजिएगा कि हमेशा बाद वाले को किया करें, ये मत। बच्चों में गलती यही कर जाते हैं ना, उनको बोलो कुछ और, समझते सुनते कुछ और हैं। मैं बोलूँ तो ये बोलता हूँ कि टेक्निकली ग्रामेटिकली सही होने चाहिए, वो सिर्फ ये सुनेंगे कि बाद वाले को करिए बस। तो ये गलती मत कर लीजिएगा, है ना, अच्छे से समझिएगा। तो पेशेंस, अब आपको पता है दो नाउन, जब हमारे पास दो नाउन एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद के साथ जुड़े हों, तो उनके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा किसकी आती है, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो पेशेंस, ऐसे अगर मैं देखूँ तो पेशेंस के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ना होकर इज हो जाएगा, आर ना होकर इज हो जाएगा। अच्छा, ये सेंटेंस जो कि गलत है। अब क्या है ना, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस नहीं आता है, पेशेंस एंड परसिवरेंस आता है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो पेशेंस एंड परसिवरेंस आता है। अब जो थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश में ये सेंटेंस कैसे आता है, पेशेंस एंड परसिवरेंस आता है। अच्छा, पेशेंस एंड परसिवरेंस कहने से मतलब कि ये मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये एक कोऑर्डिनेटिंग टाइप के सब वर्ड्स हैं जो एक साथ आते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए, पूरक बनने के लिए। जैसे मैं बोलूँ तो रस बोलते हैं, ब्रेड एंड बटर टाइप का, इस टाइप से, है ना, तो उस टाइप से ये वर्ड बनते हैं। तो पेशेंस एंड परसिवरेंस भी सही हो जाएगा, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस भी सही हो जाएगा। कुल मिला के एरर किस में है, आर में ना होकर यहाँ पर इज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एरर है वो होगी इज़। अभी आपको यहाँ पर इज़ के साथ जाना पड़ेगा, इज़, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस केस में आप यही मानेंगे कि ये दो नाउन जो है वो नाउन वन पेशेंस और नाउन टू परसिवरेंस जुड़े हैं एज वेल एज के साथ। जब दो नाउन एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ के साथ जुड़े होते हैं तो बाद वाला नाउन इन जो ये फ्रेज़ है इनका ऑब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि इन्हें प्रपोजिशनल फ्रेज़ कहा जाता है। और प्रपोजिशनल फ्रेज़ है तो प्रपोजिशनल फ्रेज़ के साथ उनके बाद जो आने वाला नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो जो वर्ब आती है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की आती है। सब्जेक्ट यहाँ पर पेशेंस है, सिंगुलर है, और ये हमारा
कैसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, इज आनी चाहिए। तो एक तो लॉजिक ये हो गया। दूसरा यहाँ पर पेशेंस एंड परसिवरेंस होता तो भी ईजी होता, क्योंकि तब वो कॉम्प्लीमेंट बनकर एक वर्ड बन जाते, कंपाउंड नाउन बन जाते, याद रखिएगा, तब भी ईज होता। तो अब ये सेंटेंस रिपीट शायद ना हो, अगर आएगा तो दूसरे तरीके से आएगा, एंड कंजंक्शन के साथ आएगा, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ही डिनाइड। आगे सेंटेंस 25 का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिखा है ही सब्जेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। ही क्या है? ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। ही सब्जेक्ट है। डिनाइड मीन्स होता है नॉट टू एडमिट। अब बताओ, चाहे कोई चीज़ आप डिनाइड कब करते हो? जब कोई चीज़ हो जाती है तभी तो। डिनाइड का मतलब होता है खंडन करना हिंदी में। अगर आप, क्योंकि हिंदी देखो, वैसे तो मैं कहूँगा कि हिंदी को हिंदी रहने दो, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़ियो, इंग्लिश को इंग्लिश तरीके से पढ़ो, हिंदी को इंग्लिश में मिक्स मत करो। ऐसे थोड़ा बहुत मदद मिलती है बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो खंडन करना, अब आप ज़रा दिमाग लगा के सोचो कि खंडन आप किसी चीज़ का कब करते हो? जब वो आप पर कोई आरोप लगा दिया जाता है, आप पर आरोप लगने वाला होता है। जाहिर सी बात है, आप पे आरोप कोई लगा दिया गया होगा, तब आप उस चीज़ का खंडन करोगे, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो खंडन इसका मतलब है उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी डिनाई उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो इसके साथ हो गया हो। तो जो एक्शन हो गया हो उसे हम जीरंड फॉर्म में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो डिनाइड के साथ इसीलिए बोला जाता है, लोग बोल देते हैं कि डिनाइड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भैया इसलिए आती है क्योंकि जो जीरंड फॉर्म होती है कार के होने के चांसेस को बताती है, कार के हो जाने के चांसेस को बताती है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ही डिनाइड, या तो आप इसके साथ परफेक्ट इन्फिनिटिव लगा दो। क्या लगा दो? परफेक्ट इन्फिनिटिव। कैसे? ही डिनाइड टू हैव बिन, इस टाइप से। टू हैव हैड बिन, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? ही डिनाइड टू हैव की जगह पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर दोगे? यहाँ पर हैविंग कर दोगे। ही डिनाइड हैविंग बिन देयर, बिल्कुल बहुत सही हो जाएगी। ही डिनाइड हैविंग बिन देयर। 25 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, एक और सेट सॉल्व कर लिया। अगला सेट हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को आप मतलब कहते हैं ना, शेयर करते रहिए थोड़ा सा, और अपना थोड़ा सा लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर आपको कुछ लिखना बताना है तो भी लिखते रहिए, फ्री हैं आप यूट्यूब पर, आपका अपना चैनल है, आपका अपना क्या बोलते हैं मोबाइल है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी आपको अच्छा लगे। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को अगर आपने चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना मेरे लिए ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट सेंटेंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।